मैं पार्थ कौशिक आपके अपने प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में बहुत ही गहन मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरह से हमने देखा है कि उत्तरी अमेरिका उर्फ यूएसए उर्फ इंटरनेशनल पुलिस इंस्पेक्टर की जो भूमिका 1990 में निभा रहा था, आज भी वो गुंडाई, बदमाशी और बदतमीजी पे लागू हो गया है। आपने देखा कि जिस तरह से श्रीलंका क्राइसिस हो रहा है, बांग्लादेश क्राइसिस हो रहा है, नेपाल क्राइसिस हो रहा है, पाकिस्तान क्राइसिस हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है चल रहा है। जो बाइडन जो अमेरिकी जो स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वाधीनता की लड़ाई को भूल चुके हैं और सिर्फ जो है मौका परस्ती का खेल खेल रहे हैं। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि यूरोप ने अभी भी रशिया से गैस, पेट्रोल, कोयले की आपूर्ति जो है बंद नहीं की है। वो अभी भी खरीद रहे हैं और जान के आपको आश्चर्य होगा कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने जो इंपोर्ट है ऑयल, गैस और क्या कहते हैं कोयले के, वो 30 से लेकर 70% तक बढ़ा दिए हैं। और आप देखते हैं कि इस तरह से जो बाइडन की जो लगातार घटिया नीति है विश्व में अशांति को पैदा कर दी है। फिलहाल आज की जो हमारे पॉलिटिक्स टुडे में जो हम जब भी बात करते हैं तो हमारे 4 टॉपिक होते हैं जिन पे हमको फोकस करना ज़रूरी रहता है या जिनको जानना ज़रूरी होता है। आज सबसे पहला का जो धोखेबाज पार्टी शिवसेना ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी ऐसे कहती है कि क्या कहते हैं, उसके जो स्पीकर थे, बोलने वाले प्रवक्ता थे, संजय राउत के घर पे छापा पड़ा और उनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की। और वो एक बिलबिलाए, जैसे नाक के ऊपर पैर पड़ जाता है तो वो बिलबिला के फन काटता है, वैसे फन काटने की बात कही है। और साथ ही साथ आज ठाकरे परिवार के जो सुपुत्र हैं राज ठाकरे जी, जिनको उत्तराधिकारी माना जाता है बाल ठाकरे जी का, लेकिन बाद में पुत्र में पढ़ के उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने दे दिया। और किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदूवादी छवि को नुकसान पहुंचा दिया और मुख्यमंत्री जैसे छोटे और तुच्छ पद से को पाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे करके एक नई सरकार बना दी और अभी सोच रहे हैं कि वो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और संजय राउत की कार्रवाई हो गई है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आज हनुमान चालीसा मुंबई और पुणे जैसे कई जगहों पे गया, उनको जेल भी डाला गया। लेकिन अब ये जो लड़ाई चालू हुई है, जो हिजाब कंट्रोवर्सी से और जगहों पे होते हुए, गोरखपुर मंदिर पे हमला करते हुए, जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों से विपक्ष को ही नुकसान होना है। क्योंकि हिंदू जो वोट है या हिंदू जो लोग हैं, संगठन है, वो अब तेज़ी से मजबूत होगा और कंसोलिडेट होगा। और जिस तरह से मुसलमानों को ये भ्रम कहा जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि ये देश उनका है नहीं, यहाँ वो ऐसे ही बनाना रिपब्लिक की तरह रह सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये देश सभी का है, सभी को इस देश को मिलकर के बनाना पड़ता है और एक राष्ट्र के रूप में मजबूती होनी पड़ेगी। इसकी व्याख्या मैं आने वाले अगले वीडियो के अगले सेगमेंट में करूँगा। मीट बैन एक नया जो है फार्मूला निकल करके सामने आया है। हालांकि नवरात्र में हमारे जैसे बनारस जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर कई ऐसे दुकानदार हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, जो स्वतः ही मीट बैन कर देते हैं। पर रमज़ान का भी महीना चल रहा है, नवरात्र की ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि मीट आदमी खुद ही बैन कर देता है, या थोड़े दूर से जो है जो मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें होती है वो स्वतः बंद हो जाती थी। कभी बैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इधर पिछले कुछ 15-20 सालों से मैंने ये देखा है कि अब किसी को किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ता है और सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। और उसी का एक उदाहरण आपको दक्षिणी दिल्ली के म्यूनसिपाल्टी ऑफिस से एक जो नोटिस निकला है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने मीट बैन कर दिया है। मीट बैन होने से आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पे मीट बैन कर दिया गया है और जो है जो क्या ना नवरात्र के टाइम तक ये मीट बैन रहेगा। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्शियल जवाब दिया है। भाइयों, 800-1000 साल हो गए हैं, हमारे पूर्वजों ने इस तरह की समस्याओं को बहुत फेस किया था और उन्होंने पार्टीशन का दर्द भी देखा था। मेरा आप लोगों को बस यही समझाने की है कि एक दूसरे के लोगों को कद्र करना सीखें। ये मत सोचिए कि बुत परस्ती जो लोग करते हैं वो काफिर होते हैं, क्योंकि ये जो जिस धरती पे हम लोग हैं यहाँ बुत परस्ती आम बात है, अर्थात मूर्ति पूजा आम बात है।
और कोई भी संसार की कोई भी ताकत इसे इस जगह से हटा नहीं सकती, इस भारतवर्ष से हटा नहीं सकती। ये जितनी जल्दी लोगों के समझ में आ जाए उतना ही जल्दी ठीक रहेगा। फिलहाल हमारा अगला पॉइंट जो हम लोगों की सबसे बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन, जिसको जो बाइडन की मैं बहुत भयंकर आलोचना करता हूँ, वो है रशियन यूक्रेनियन वॉर। रशियन यूक्रेनियन वॉर में जिस तरह से बुच में 400 कुछ लोगों का, जिसका मैंने कल वीडियो बनाया था, ज़्यादा उस पर बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब ऐसी अव्यवस्था होती है तो कुछ ऐसे ग्रुप्स निकल करके सामने आते हैं जो मानवता को तार तार कर देते हैं, और यही बुच में हुआ। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार दोनों ही लोग हैं, रसिया भी जिम्मेदार है और यूक्रेन भी जिम्मेदार है, और उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदार है जो बाइडन, जिन्होंने इस काम को करने की कोशिश की। और आज यूक्रेन के 40 से ज़्यादा शहर तहस नहस हो चुके हैं। फिर भी मानवता की दृष्टिकोण से हमें ऐसे जो नचनिए गंवरिए टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनका कोई राजनीतिक जो है विमर्श नहीं होता है, जिनके पास कुछ राजनीतिक नॉलेज नहीं होती है, और जो ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या से बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उसी को हम देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। इस साजिश का पर्दा कुछ सालों में होगा। जैसे मैंने आपको 9/11 के बारे में भी बताया था, काठमांडू जो है किस तरह से काठमांडू से जो भारत से हवाई जहाज हाईजैक करके काठमांडू में 3-4 घंटे 5 घंटे था, और उसके बाद क्या स्थिति हुई उसके बारे में बताया था। इसी तरह जब ये रशियन यूक्रेनियन वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह की जो वर्ल्ड लीडर कैसे सोचते हैं आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए। और श्रीलंका पाकिस्तान क्राइसिस, ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। श्रीलंका में आज कल से ही लाइट काट दी गई है, और केवल सुपर एक्सट्रीम इमरजेंसी व्यवस्था में जो है वो जो है लाइट चल रही है। आज आपको बताओगा कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स यहाँ से गए हैं और बेचारे उनका हाल बहुत बता रहे हैं, बहुत बुरा है। फिलहाल हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि श्रीलंका का कारण क्या था। चाइना के भारी मात्रा में पैसा उधार लेना, भारत को, मोदी जी को उतना भाव न देना, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये श्रीलंका क्राइसिस हुई है। और 2 करोड़ की आबादी वाला ये जो देश है, या उससे थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा कम आबादी का जो देश है, अभी गृह युद्ध से निकल करके आ रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बजाय वह अंतर्राष्ट्रीय जो है पावरों के बीच के एक झगड़ा का, विवाद का कारण बनता चला जा रहा है। यही हाल हमारे प्यारे देश पाकिस्तान का है, जो इतना प्यारा है, जो उसको अपने बारे में कोई खुद नहीं, दिन भर मोदी जी के बारे में बोलता रहता है, आलोचना के बारे में बोलता रहता है। लेकिन ये बात मैं इमरान खान की मानता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी क्राइसिस को हैंडल किया है वो काबिल तारीफ़ है। और अगर वो मोदी जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज पॉलिटिक्स टुडे में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।